हेलो फ्रेंड, टेक्निकल वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इसरो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में सवाल आया है जो कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ये सवाल पूछा गया। देखिए, टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। ये 2015 का सवाल रहेगा। इसमें देखिए 21 फरवरी 2015 का ये प्रश्न पत्र है जो ऐसा सवाल पूछा गया है। इसके माध्यम से आप समझ पाएँ कि आने वाला पेपर कैसा होता है। समझ गए? तो रिटन एग्ज़ाम लिया गया था, ऑफलाइन एग्ज़ाम इसका हुआ था। ये देखिए, इसमें मैक्सिमम 60 मार्क्स का ये पूछा गया था आपसे। ओके, देखिए बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये आपको हर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह देखने के लिए मिलता है। बाकी हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। याद रखेंगे, ये आपका पेपर किसका है? इसरो का है। ये कहाँ पूछा गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ये पूछा गया है। ये सवाल है इलेक्ट्रीशियन के लिए, जो ITI इलेक्ट्रीशियन कर रखे हैं, जो फॉर्म भर चुके हैं, जो अभी आपका एग्ज़ाम है इसरो के लिए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये पेपर। इसका पूरे डिटेल में इसका सोल्यूशन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन का ये पेपर है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है। तो देखिए पहला सवाल आपसे पूछा है इसमें। देखिए पहला सवाल पूछा गया था कि शक्ति गुणांक सुधार में प्रत्येक कैपेसिटर की दक्षता क्या होती है। ये देखिए आपसे पूछ लिया है कि द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर यूज इन द पावर फैक्टर करेक्शन इन एक्सप्रेसेस इन टर्म्स। तो हम समझते हैं, देखिए कैपेसिटर का जो पावर होता है, कैपेसिटर का पावर पूछे या इंडक्टर का पावर पूछे, तो ये दोनों का पावर होता है रिएक्टिव पावर। समझ गए? रिएक्टिव पावर के नाम से इसको जाना जाता है। समझ गए? और रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओके, तो इसका देखिए, अगर कैपेसिटर है तो ये लीड करेगा, इंडक्टर है तो लैग करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको डी आ जाएगा। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए किलो वाट आवर किसका होता है? तो ये आपका एनर्जी का होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है किलो वाट। देखिए किलो वाट पूछा है तो ये एक्टिव पावर का हो गया। किसका हो गया? एक्टिव पावर का ऐसा यूनिट हो गया। अब देखिए KVA पूछा है तो ये अपरेंट पावर, जो आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग, चाहे तो अल्टरनेटर का रेटिंग, मतलब AC जनरेटर का रेटिंग जो होता है ना, इसी में रखा जाता है KVA में। समझ गए? KVA में ही रखा जाता है। ये अपरेंट पावर हो गया, अपरेंट पावर का हो गया। तो आपका राइट आंसर हो गया डी, KVR हो गया, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट तक चार्ज किए गए एक 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में होने वाली परिवर्तन डॉट डॉट होता है। समझ गए? द चेंज इन द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज 100 वोल्ट विल। ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसकी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला होता है Q बराबर हम लोग लिखते हैं CB। C क्या है? कैपेसिटर है। Q क्या है? आवेश है। और V क्या है? वोल्टेज है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखिए आवेश ही पूछा है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। Q बराबर कितना दिया है? 100 वोल्ट, और ये दिया है 4 × 10⁻⁻⁶। ओके, तो देखिए सीधे मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 400 × 10⁻⁻6 हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं 400 माइक्रो कूलाम। देखो ऐसा यूनिट होता है आपका, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? आपका डी हो गया। यहीं से अगर और फार्मूला को मोडिफाई आप करेंगे तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा CB होता है। अगर C यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो Q/V हो जाएगा, और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा फराड, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। समझ गए? तो ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 400 माइक्रो कूलम हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि यदि हम किसी वायर के 2 गुने करते हैं तो उसका प्रतिरोध दुगना हो जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी वायर है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको दुगना करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाता है। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है ρ × L/, एरिया। समझ गए? तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ क्या होता है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है सॉरी, तो आपका रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। देखिए अगर एरिया आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये क्या बोला है आपसे कि वायर का क्या किया गया है कि इसका क्या प्रतिरोध दुगना हो जाता है। तो क्या होता है बाबू? तो देखो प्रतिरोध को इसको दुगना कर दिया गया, R को दुगना कर दिया गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का, तो लेंथ भी क्या हो जाएगा आपका? लेंथ में चेंज होगा बाबू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेंथ।
तो लेंथ भी आपका क्या करेगा, दुगना हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका लेंथ भी दुगना हो जाएगा। देखो एरिया होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर कोई पूछता है आपसे तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो ये कमेगा, समझ गए। अगर एरिया को घटाएंगे तो ये आपका बढ़ेगा, समझ गए ना, उल्टा होता है। बाकी तापमान पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं पूछा है, डायरेक्टली पूछा था कि दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी आपका दुगना हो रहा है। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यू। आप जानते हो सरफेस एरिया ऑफ क्यू, सरफेस एरिया ऑफ क्यू, तो हम जानते हैं कि जितने भी क्यू होते हैं ना, क्यू का जो सरफेस एरिया होता है बाबू, वो होता है 6a²। समझ गए ना। अगर इसका वॉल्यूम पूछता, तो 3a² होता है, नहीं 3q होता है, a/q होता है बाबू, समझ गए। वॉल्यूम अगर पूछता आपसे तो a/q, समझ गए ना। अगर वॉल्यूम यहीं पे अगर आपका ए पूछ लेता क्यू का, देखो क्यू कुछ इस तरह का होता है, अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता, समझ गए, तो ये आपका देखिए 6 सरफेस होता है, तो 6 सरफेस एरिया पूछा है तो 6 का एरिया का स्क्वायर हो गया, और बाकी अगर वॉल्यूम पूछ लेता तो एरिया का क्यू हो जाता। ओके, तो राइट आंसर आप ए देखिए, ए जो है ना बाबू, इसका ये भुजा दिया हुआ है, ये समझ गए ना, तो भुजा हो जाएगा। भुजा ए बराबर क्या दिया है, भुजा। तो साइड देखिए, साइड या भुजा उसी को बोलते हैं, साइड दिया हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए मैथ का सवाल था। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए आप टेक्निकल पे। फिर टेक्निकल आपसे पूछ लिया है कि टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। देखिए आरएल सीरीज सर्किट बोला है, तो आपको पढ़ाए होंगे कि जब भी इंडक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपका जो टाइम कांस्टेंट को देखो टॉ से दिखाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, L/R होता है। और जब भी अगर कैपेसिटर रहे, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आएगा और वहाँ पे अगर टाइम कांस्टेंट आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। समझ गए, वहाँ पे पूछ लेगा तो RC हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है आपका इंडक्टर RL सीरीज सर्किट पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टॉ बराबर टाइम कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, R/L। अगर वहाँ पे अगर कैपेसिटर पूछता तो क्या हो जाता, R/C हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ द प्योरली रेजिस्टिव। देखो प्योरली रेजिस्टिव है, तो प्योरली रेजिस्टिव हम लोग जानते हैं, जैसे आपको इनकैंडेंशियल लैम्प लगभग यूनिटी के पावर फैक्टर के करीब होता है। तो इसका राइट आंसर आपका प्योरली रेजिस्टिव में आप क्या होता है, यूनिटी होता है। समझ गए, यूनिटी। अच्छा लीडिंग कहाँ होगा, तो लीडिंग आपका होगा कैपेसिटिव सर्किट में। कहाँ हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट में हो जाएगा। अच्छा लैगिंग कहाँ हो जाएगा, तो लैगिंग हो जाएगा आपका इंडक्टिव सर्किट में। कहाँ हो जाएगा बाबू, इंडक्टिव सर्किट में आपका लैगिंग हो जाएगा। ओके, और बाकी शून्य अगर पूछता है, अगर शून्य कहाँ होगा पावर फैक्टर, शून्य कहाँ पावर फैक्टर होगा, तो याद रखेंगे आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट, समझ गए। प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर आपका है तो वहाँ भी आपका पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, समझ गए। अच्छा इंडक्टिव सर्किट है तो वहाँ पे लैगिंग होगा, लैगिंग पावर फैक्टर 0 रहेगा लेकिन लैगिंग बोलेंगे। और प्योर कैपेसिटिव है तो वहाँ पे लीडिंग बोलेंगे लेकिन पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया ना। तो ये आपका प्योरली रेजिस्टिव पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो गया, यूनिटी पावर फैक्टर होता है प्योरली रेजिस्टिव में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक हीटर को 230 वोल्ट और 1000 वाट AC की श्रेणी में माना जाता है, तो 230 वोल्ट का मान को सूचित किया जाता है। मतलब जो आप यहाँ पे जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज मान को कैसे हम लोग सूचित करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं हमारे घर में कौन सा सप्लाई आता है बाबू, हमारा जो घर है, घर में कौन सा सप्लाई आता है, तो RMS वैल्यू होता है। समझ गए ना, RMS वैल्यू होता है। तो इसका जो वैल्यू होगा बाबू 230 जो वोल्ट यहाँ पे रेटेड दिया गया है, चाहे तो हम लोग जो वैल्यू रेटेड वाला जो यहाँ पे पूछा है, तो आपका वही क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, RMS वैल्यू। अब देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है, तो हर क्षण मतलब 1 सेकेंड हर सेकेंड या हर मिनट में जो चेंज हो रहा है बाबू वैल्यू, उसी को इंस्टेंटेनियस मतलब बार बार वो चेंजिंग हो रहा है। पीक जो मैक्सिमम वोल्टेज को बोलते हैं। एवरेज क्या होता है बाबू, एवरेज वोल्टेज जो DC वोल्टेज होता है उसको एवरेज वोल्टेज बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, RMS वैल्यू हो गया। अच्छा RMS का फॉर्मूला देख लो, अगर कोई पूछता है कि VRMS निकालो, समझ गए, तो आपका क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम /√2 होता है इतना वोल्ट। समझ गए, हमारे घर में यही सप्लाई आता है,
तो रेटिंग जो हमारा घर में जो पंखा वगैरह लगने वाला है, चाहे हीटर भी लगने वाला है, उसमें जो रेटिंग रहेगा यही वोल्टेज का रेटिंग होता है वहाँ पे VRMS का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है। क्या पूछा है कि जैसे आवृत्ति बढ़ती है तो परिपथ का धारिता प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिघात क्या होगा। बोल रहा है एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूले पे आते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात किया है तो XC बराबर क्या होता है बाबू, 1/2π/FC होता है। समझ गए। तो ये क्या बोला है कि ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये बोल दिया आपका कि फ्रिक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो XC का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर आपका ए हो गया, घटेगा बाबू, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करने का ये काम करेगा। समझ गए। अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता, फिर अगर बोलता है यहाँ पे कि फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये बोला कि फ्रिक्वेंसी को बढ़ रहा है तो क्या हो गया, XC क्या होगा, घट गया। लेकिन यहीं पे एक सवाल और आता है, XL जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर क्या होता है, 2π/FC। अगर यहाँ पे सवाल आपसे पूछ देता कि इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XL का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये होता है इंडक्टिव सर्किट में बाबू, और ये होता है आपका कैपेसिटिव सर्किट में। ये कहाँ होगा, ये आपका हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोला जाता है, रिएक्टेंस इसको बोला जाता है। ओके, चलो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में पूछेगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, XL भी बढ़ेगा। लेकिन ये पूछा है किसमें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। इसमें फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे आप तो XC का मान क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि 0.1 एम्पियर डॉट डॉट के बराबर है, मतलब डॉट डॉट के बराबर है, ये आपसे पूछा है आपसे। तो देखो इसका कुछ नहीं करना है, इसका सीधे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो सोल्यूशन आप देखो क्या करेंगे हम लोग, 0.01 है। ओके, 0.01 है। अगर और क्या है, एम्पियर में दिया हुआ है, एम्पियर में दिया हुआ है। इस 2 शून्य हटाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग को देखो इसमें सबसे पहले ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो इसमें माइक्रो में दिया है, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, चारों में क्या है बाबू, माइक्रो में आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। समझ गए। तो माइक्रो इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे आपका 6 शून्य होना चाहिए। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो अगर नीचे आपका 10⁻6 रहेगा तब तो ऊपर में 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो 6 बनाने के लिए इस पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो ऊपर में भी कर दो 1 2 3 4 जीरो। जब नीचे, अब क्या हो गया आपका, कुछ इस तरह से हो गया 1 0 0 0 0, और ये 6 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। और इसी को आप लिख सकते हो बाबू, A1000 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो आपको डी देखने के लिए मिलेगा। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। बहुत ईजी था, ये सिर्फ आपको चेंज करना था। समझ गए, ये आपको चेंज करना था। समझ गए। तो देखो ये नीचे वाला जो शून्य था 6 ऊपर ले गए हम लोग तो माइनस में हो गया। तो माइनस को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं। समझ गए ना, इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रो पढ़ते हैं। देखो फिर मैथ का सवाल आ गया है। बोला है कि सेम ऑफ द इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल इन द रेगुलर हेक्सागोन। बोल रहा है कि नियमित षष्ठभुज के अंत कोण रहित कोणों का योग क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला याद रख लेंगे आप लोग, an-2 इंटू क्या होता है 180। अब देखो यहाँ पे षष्ठभुज भुजा या कोई भी भुजा आपको दे दे, ये पॉलीगॉन के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में बहुत सारा हो गया। अभी देखो षष्ठभुज भुजा है तो एन का वैल्यू क्या हो गया, तो षष्ठभुज आपको दिया है तो एन का वैल्यू आपका क्या हो गया, 6 हो गया। जब इसको आप 6 करेंगे तो 6 - 2 इंटू 180। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको 720 डिग्री आएगा। समझ गया ना, इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको 720 डिग्री होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि द करेंट इन एंड द RL सीरीज सर्किट द रेजोनेंस इज। अब देखो रेजोनेंस कंडीशन में आपका है अनुनाद पर AC RLC सीरीज परिपथ में धारा क्या होगा, धारा आपसे पूछा है। तो देखो जब भी आपका
रेजोनेंस कंडीशन होता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा, इंडक्टर रहेगा और क्या रहेगा, कैपेसिटर। इसी को सीरीज RLC सर्किट हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे AC सप्लाई दे देंगे। अच्छा, E होता है आपका XL और A होता है XC। हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में XC बराबर हो जाता है, XC बराबर हो जाता है XL, ओके, और A होता है R। तो Z बराबर जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे बाबू, तो हम लोग Z बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, XL माइनस का XC का स्क्वायर। तो दोनों तो इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में 0, तो Z बराबर क्या होता है, R का स्क्वायर बाई रूट अंडर। ऐसे कट जाता है तो Z बराबर आपका R आ जाता है। तो देखो वैल्यू क्या हो गया, Z का मान कट गया। और हम लोग जानते हैं कि करेंट जो होता है बाबू, करेंट क्या होता है, VYZ होगा। अब Z का मान घट गया तो करेंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी रेजोनेंस कंडीशन रहेगा और सीरीज वाला रहेगा, यहाँ याद रखेंगे सीरीज वाला रहेगा, तो आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और जेड का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। जेड का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। और इसका उल्टा आपका होता है सीरीज वाले पैरेलल वाले में। पैरेलल वाले में आपको क्या हो जाएगा कि उसमें जेड इम्पिडेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और करंट का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। समझ गए। तो याद रखेंगे आप कि इसमें करंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जेड का वैल्यू कम हो रहा था, तो आई क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ओके, आई क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि उच्च आराम टॉर्क के लिए निम्नलिखित में कौन सा डीसी मोटर का उपयोग करना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। मतलब जिसका टॉर्क क्या रहेगा, स्टार्टिंग में हाई रहेगा, तो ऐसे में कौन सा मोटर को आप प्रेफरेंस देंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सीरीज मोटर। समझ गए। ये डीसी सीरीज मोटर जो होती है ना, इसकी टॉर्क क्या होती है, हाई होती है। टॉर्क क्या होती है, हाई होती है स्टार्टिंग टाइम में। समझ गए। बाकी इसका तो कांस्टेंट ही होता है स्पीड। अगर कोई पूछता है कि कांस्टेंट स्पीड कौन सा मोटर हम लोग यूज करेंगे, तो डीसी शंट मोटर। और हेवी लोड के लिए आपको कौन सा तो कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है, उसमें भी कम्युलेटिव वगैरह यूज होता है। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं। देखो डीसी शंट मोटर जो होता है कांस्टेंट स्पीड से घूमता है बाबू, कांस्टेंट स्पीड से। अगर कोई पूछेगा कि कांस्टेंट स्पीड से घूमने वाला मोटर कौन सा है, तो डीसी शंट मोटर। ओके। कंपाउंड आप देखेंगे तो इसमें दो तरह का वाइंडिंग होता है, पूछ सकते हैं आपसे। इसमें सीरीज वाइंडिंग भी होता है और आपका इसमें शंट वाइंडिंग भी होता है। अब देखो शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ गए। ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का क्या होता है, यह स्टार्टिंग में क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है। ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपको, एक जनरेटर की लोडिंग वोल्टेज इतना है। देखो लोडिंग वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट है, तथा मानी गई वोल्टेज 200 वोल्ट है। तो वोल्टेज नियंत्रण बोल रहा है कि द नो लोड वोल्टेज ऑफ द इतना, नो लोड वोल्टेज दिया है एंड द रेटेड वोल्टेज ऑफ इतना, तो देन द वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर सीधे फार्मूला लगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है आपका, होता है नो लोड वोल्ट माइनस का फुल लोड वोल्ट और बटा में फुल लोड। ओके। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए 100 लगा सकते हो। अब फार्मूला आप लगा दो यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका। तो यहीं पे मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। देखो बी आर बराबर क्या निकाले हुए, 230 और माइनस का क्या है 200 है, और बटा में क्या 200। तो ऊपर में बचा आपका 30 और नीचे में आपका 200, और इंटू अगर परसेंटेज में दिया हुआ तो परसेंटेज के लिए 100, 2 से 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30, तो आपका 15% आ गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर 15%। ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, नो लोड जिस पे मतलब बोला जाए, नो लोड वोल्टेज का मतलब हो गया कि अभी लोड नहीं कनेक्ट किया गया तब का वोल्टेज। समझ गया। और फिर आपका जो लोड कनेक्ट कर दिए तब का लोड वोल्टेज हो गया। ओके। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि ट्रांसफॉर्मर प्रत्युक्त ट्रांसफॉर्मर तेल डॉट प्रदान करता है। जो ट्रांसफॉर्मर में जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो हम लोग उसमें डालते हैं, वो क्या करता है बाबू। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है इंसुलेशन एंड कूलिंग देता है, कूलिंग एंड लैब्रिकेंट तो होगा नहीं, यहाँ भी लैब्रिकेंट है। इंसुलेशन एंड कूलिंग, देखो फिर लैब्रिकेंट, तो ये तीनों ऑप्शन कट गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि इंसुलेशन भी देता है और कूलिंग भी देता है। देखो उसमें ऑयल जो भरा जाता है ना, ऑयल जो भरा जाता है कंजर्वेटर में, वो क्या करता है बाबू,
और क्या होता है कि उसका जो कंटेनर उसमें भी ऑयल भरा होता है, जो क्या करता है कि वाइंडिंग, दो वाइंडिंग जैसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और दोनों वाइंडिंग जब हीट होता है तो उसको कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि इंसुलेशन एंड कूलिंग दोनों देने का ये काम करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहा है कि अनुमत वोल्टेज पर विकृत परिपथ परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट होता है। बोल रहा है द मेन पर्पस ऑफ द परफॉर्मिंग द ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज टू मेजर। अब देखो ओपन सर्किट टेस्ट बोला है बाबू, तो थोड़ा ओपन सर्किट टेस्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए जब भी हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर वगैरह में करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, मान लो कि ट्रांसफार्मर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दो वाइंडिंग होगा, जिसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, चाहे तो हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज और लो, इसको हम लोग बोलते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग और इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। जो हम लोग ये टेस्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, जो हम लोग करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज साइड को हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ओके, और लो वोल्टेज साइड में देखो अमीटर लगाते हैं, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, अमीटर लगाते हैं, फिर हम लोग वाट मीटर देखो इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर भी यहाँ पे हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। समझ गए, डायग्राम हो, ये वाट मीटर आपका है, ये क्या है बाबू, ये वाट मीटर है, और ये आपका अमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। यहाँ पे हम लोग रेटेड सप्लाई देते हैं, जितना रेटिंग का ये होगा ट्रांसफार्मर उतना हम लोग इसको देते हैं। और जब करते हैं तो यहाँ पे देखो वाटेज बता देता है, तो ये कौन सा लॉस बताता है, तो ये आपका कोर लॉस बताता है बाबू। समझ गया ना, यह आयरन लॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो आयरन लॉस इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, टोटल लॉस दिया है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिया है, कॉपर लॉस दिया है, तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोर लॉस से बताता है। यहाँ पे देखिए दो बातें आपको याद करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो लो वाइंडिंग और हाई, देखो यहाँ पे लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड, समझ गया, या लो वोल्टेज वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। ओपन टेस्ट सर्किट होता है, इसमें ये देखिए ये याद करना है आपको कि हाई वोल्टेज साइड क्या करेंगे हम लोग, ओपन कर देंगे, और लो वोल्टेज साइड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, अमीटर लगाएंगे। देखिए अमीटर है जो हम लोग को करेंट को मेजर करेगा, ये आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को बताएगा, ये आपका ये पावर को बताएगा। समझ गए, ये वाट मीटर जो है ये पावर को बताएगा। ओके, तो ये आपका होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, कोर लॉस हम लोग इससे ज्ञात करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए आपको ये वीडियो, अगर आपको ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नया रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसा आपको वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही पहुँच जाए। देखिए बुकेज रिले आपको पूछा है कि बुकेज रिले ईजे, तो बुकेज रिले क्या होता है, ये आपसे पूछा है कि बुकेज रिले एक तरह का क्या होता है। तो एक तरह का देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस है, कि करेंट सेंसिटिव डिवाइस है, कि फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति संवेदी डिवाइस है, और एक आपका लास्ट ऑप्शन आपको दिया है गैस एक्वेटेड डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक गैस एक्वेटेड मतलब गैस चलित डिवाइस होता है बाबू। समझ गए, ये ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है, ये हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। समझ गए, ये आपका शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट सब टेस्ट को सब में ओपन हो जाता है। समझ गए, शॉर्ट सर्किट भी आ गया ना तो ट्रांसफार्मर में कट आउट कर देगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका जलेगा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। ये आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर को डॉट डॉट में श्रेणी क्रम में किया जाता है, ट्रांसफार्मर इज रेटेड। अब देखो ट्रांसफार्मर का रेटिंग ये बोल रहा है आपको कि ट्रांसफार्मर को किस में रेटेड हम लोग करते हैं। तो अभी बता रहे हैं, तो आपको ट्रांसफार्मर हो अल्टरनेटर हो सबको किस में करेंगे बाबू, केवीए में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। क्या होता है बाबू, किलो वोल्ट एम्पियर। देखो ये किसका यूनिट है, तो ये अपरेंट पावर का यूनिट है, अपरेंट पावर का ये क्या है, ऐसा यूनिट है। अब देखो किलो वाट आपको दिया है, ये किसका यूनिट है बाबू, तो ये एक्टिव पावर का यूनिट है, एक्टिव पावर का ये यूनिट है। समझ गए, किलो वोल्ट आप समझ रहे हो, हमारे इंडिया में कितना जनरेशन होता है बाबू, 11 kV पे जनरेशन किया जाता है, जनरेशन किया जाता है। अब देखो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये किसका है बाबू, तो ये आपका हो गया रिएक्टिव पावर का। अभी पढ़ रहे थे हम लोग ऊपर में, ये रिएक्टिव पावर का ऐसा यूनिट होता है, रिएक्टिव पावर का ऐसा यूनिट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध डॉट डॉट होना चाहिए। बोल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। अब देखो एमीटर की बात कर रहा है, जिससे हम लोग करेंट को मेजर करते हैं,
अमीटर का पूछ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, समझ गए। तो देखो अगर आइडियल है, आइडियल अमीटर है, आइडियल मतलब क्या, उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। अगर आइडियल है तो आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा बाबू, 0 होगा, समझ गए। लेकिन आइडियल यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो इसमें क्या होगा कि जो अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लो होगा, वेरी लो। क्या हो जाएगा बाबू, वेरी लो हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वेरी लो, मीडियम, इन्फिनाइट और हाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर वोल्ट मीटर अगर पूछ देता आपसे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में हाई होता है बाबू, समझ गए, हाई होता है। और अगर ये पूछ लेता आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में वोल्ट मीटर में पूछता तो आपका इन्फिनिटी हो जाता। ओके, तो याद रखेंगे अगर आमीटर है तो आइडियल कंडीशन है तो 0 रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन आइडियल कंडीशन नहीं है तो बहुत कम, वेरी स्मॉल, समझ गए, वेरी स्मॉल या वेरी लो आप बोल सकते हो। ओके, और अगर वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर में अगर आइडियल कंडीशन नहीं है तो बहुत हाई हो जाएगा रेजिस्टेंस, लेकिन अगर आइडियल कंडीशन है तो उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट सवाल देखो 19 नंबर है। ये बोल रहा है कि 3 चरण पावर को मापने की 2 वाट मीटर विधि में पावर फैक्टर 0. देखो यहाँ पे लिखा है 0.5 है, तो दोनों में से 1 वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, W/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि √2/W हो जाएगा, कि W/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 बातें हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि क्या कंडीशन होता है 2 वाट मीटर मेथड हम लोग करते हैं। तो 2 वाट मीटर मेथड हम लोग जब भी करते हैं बाबू, तो देखो अगर आपका W1 एक पॉजिटिव में है, एक पॉजिटिव में, और एक आपका W2 अगर 0 है, तो ऐसे कंडीशन में पावर फैक्टर जो आपका होगा वो 0.5 आता है। और आपका एंगल अगर आपसे कोई पूछे तो 60 डिग्री होता है, समझ गए। तो यही वाला कंडीशन है बाबू। तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका ये बी हो गया, 0 होता है, 1 0 होता है। लेकिन इसमें 2-3 कंडीशन होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि W1 बराबर W2 है, समझ गए, तो ऐसे कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में पावर फैक्टर आपका 1 होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, समझ गए। और यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, जब रेजिस्टिव सर्किट रहेगा। ओके, और नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि अगर 1 वाट मीटर का रीडिंग 1 है, W1 है, और एक का माइनस में W2 है, मतलब दोनों का सेम रेटिंग है, लेकिन एक में माइनस में बता रहा है, एक में प्लस में बता रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर ऐसे कंडीशन में 0 हो जाएगा, समझ गए। और एंगल की बात करेगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए, एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एंगल की बात करेगा, फाई की बात करेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। बात है समझ में, क्योंकि cos 0 बराबर 1 होता है, cos 60 बराबर 1 1/2 होता है, तो 0.5 हो गया, और cos 90 बराबर 0 होता है। तो इसका तो राइट आंसर आपका क्या पूछा था कि पावर फैक्टर अगर 0.5 है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 वाट मीटर रीडिंग क्या देगा, 0 देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल में देखिए आपको क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। तो इसको आप लोग याद ही कर लेंगे कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है आपको, तो बी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद करने वाला चीज़ है, इसको याद करके जाएं तो ज़्यादा बेटर है। देखिए नेक्स्ट आपका सवाल पूछा है कि धारता को मापने के लिए उपयुक्त सेतु क्या है। तो द ब्रिज इज फॉर द मेजर द कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस को मेजर करने वाला ब्रिज क्या है, समझिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, शेरिंग ब्रिज, बेस्ट स्टोन ब्रिज, और विन ब्रिज, और हेज ब्रिज। तो आप जान सकते हो बीच स्टोन ब्रिज किसको होता है बाबू, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, मीडियम रेजिस्टेंस को। ओके, और देखिए ये जो हाई ब्रिज है, चाहे हे ब्रिज इसको भी पढ़ते हैं, तो हे ब्रिज है बाबू, ये आपको क्या करता है कि हाई क्यू कॉइल को मेजर करता है, मतलब इंडक्टर को मेजर करता है, जिसका क्या हो जाएगा कि कॉइल क्या रहेगा, 10 से ज़्यादा रहेगा। अब देखो एक होता है बीन ब्रिज, ये आपको फ्रिक्वेंसी को मेजर करने का काम करता है, ये ऐसा ब्रिज है जो फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शेरिंग ब्रिज। शेरिंग ब्रिज हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। तो इसमें चारों आपको पता चल गया। बीच स्टोन ब्रिज पूछेगा तो मीडियम रेजिस्टेंस, हे ब्रिज पूछेगा तो आपको
हाई क्यू कॉइल, अगर वीन ब्रिज पूछेगा तो फ्रिक्वेंसी को ये मेजर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पिरानी गेज के मापने हेतु उपयोग। देखो पिरानी गेज इज यूज टू मेजर। अब पिरानी गेज होता है एक, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे हम लोग इसका यूज किया जाता है। तो देखिए थोड़ा इसका हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं कि पिरानी गेज है क्या। तो देखो पिरानी गेज जो होता है बाबू, यहाँ पे समझते हैं इसको। 1906 ईस्वी में एक वैज्ञानिक का नाम था, जिनका नाम था मार्सेलो पिरानी। क्या नाम था? मार्सेलो पिरानी इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था कि इस डिवाइस का मतलब क्या बोलते हैं, इसका मतलब खोज या बनाया था, इसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है कि प्रेशर को मेजर करने वाला था। प्रेशर इन वैक्यूम का प्रेशर सिस्टम को एक क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। तो देखो वैसा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो वैक्यूम में लो प्रेशर होता है बाबू, तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कम दाब को ये क्या करेगा, मेजर करने का काम करेगा। समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पिरानी गेज होता है, उसका उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग, तो बहुत कम वेरी लो प्रेशर को हम लोग मेजर करने में इसका उपयोग करेंगे। इसका खोज कब हुआ था बाबू? 1906 ईस्वी में। एक कौन खोजा था? मार्सेलो पिरानी इनका नाम था। इन्हीं के नाम पे इस डिवाइस को रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारत में सबसे साधारणतः उपयोग की जाने वाली जनरेटर वोल्टेज क्या है। बोला मस्ट कॉमनली यूज द जनरेटर वोल्टेज इन द इंडिया। मतलब उस जनरेटर की बात कर रहा है जहाँ पे अल्टरनेटर वगैरह जहाँ पे चलता है, जैसे आपको थर्मल पावर प्लांट हो गई, वहाँ पे जो अल्टरनेटर यूज हो रहा है वो कितना वोल्टेज है, ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कंडीशन में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 11 kV पहले ही बताया हूँ कि 11 kV पे हम लोग जनरेशन करते हैं। कहीं कहीं पे 16 kV पे भी जनरेशन हो रहा है, लेकिन हमारे बुक में अभी 11 kV ही चल रहा है बाबू। समझ गए? बहुत सारा आप प्लांट में विजिट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 16 kV पे जनरेशन, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको 11 kV ही लगाना है। आपको 11 kV पे ही जनरेशन हो रहा है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या पूछा है कि HB केबल में रोधक के साधारणता प्रयोग पदार्थ डॉट है। मैं बोल रहा है कि द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर द इंसुलेशन इन द HB केबल। देखो हाई वोल्टेज केबल में तो इसमें 4 ऑप्शन आपको है, शीशा है, कागज है, रबड़ है और पोर्सिलीन है। समझ गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेपर हो जाएगा। देखो ये जो पेपर दिया है, इस पेपर का नाम होता है बाबू कुछ, इस पेपर को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेसरेट पेपर। समझिए क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्रेटेड पेपर के नाम से जाना जाता है। तो पेपर आपको ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखो शीशा नहीं होगा बाबू, रबड़ भी नहीं होगा, और आपका पोर्सिलीन का यूज हम लोग जानते हैं कि पोलो में करते हैं बाबू। पोलो में इंसुलेटर के रूप में हम लोग यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। समझ गए ना? रबड़ का भी हम लोग कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, जिसका नाम है इम्प्रेगेटेड पेपर के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो 25। आज हम लोग इसमें देखो 60 सवाल है, तो हम लोग 30 सवाल को इसमें डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको 30 सवाल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है तो बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। देखो 25 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक के अधिकतम चार्ज कैरियर में डॉट होते हैं। अब देखो एन क्या बोल दिया है? एन टाइप। समझ गए? एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है बाबू, कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे, तो कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। तो एन टाइप मटेरियल इसमें मिलाते हैं, तो एन टाइप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? मेजॉरिटी कैरियर में रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, मतलब मेजॉरिटी कैरियर में रहेगा ज़्यादा। और इसमें जो होल रहेंगे, होल क्या रहेंगे कि ये माइनॉरिटी में रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, माइनॉरिटी कैरियर में रहेंगे। ओके, आगे अगर इसी में बात करें हम लोग पी टाइप का भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में। इसका राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा बाबू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो ये पूछा एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, लेकिन पी टाइप में ज़्यादा अगर पूछ लेता तो पी टाइप में आपका होल ज़्यादा होता है। समझ गए ना? तो राइट आंसर इसका तो बी हो जाएगा। बाकी इसको में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर यहीं पे पी टाइप की अगर हम लोग बात करें तो पी टाइप में देखो आपका क्या रहेगा कि होल को किससे दिखाया जाता है? तो पी से। तो होल आपका क्या रहेगा? मेजॉरिटी में इसमें रहेगा, मेजॉरिटी में। और आपका पी टाइप में होल मेजॉरिटी में रहेगा और इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? आपका माइनॉरिटी में रहेगा।
मतलब जस्ट उसका उल्टा हो गया, समझ गए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, 26 नंबर, कि किसी प्रणाली में नकारात्मक फीडबैक को जोड़ना। देखो हम लोग इंट्रोड्यूस द निगेटिव फीडबैक इन द सिस्टम, बोल रहा है कि निगेटिव फीडबैक हम लोग जोड़ते हैं, ये क्या करता है, समझिए निगेटिव फीडबैक क्या करने का काम करता है, समझिए। तो देखो इसमें ऑप्शन है इंक्रीज द डिस्टोर्शन, तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज द स्टेबिलिटी, तो ये भी नहीं होगा, डिक्रीज द इनपुट इम्पिडेंस, तो ये भी नहीं होगा, डिक्रीज द आउटपुट, तो ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना ना, इसका राइट आंसर आपको हमें लग रहा है कि यही होगा, एक गलती से हो गया है इंक्रीज की जगह पे आप डिक्रीज कर लेंगे, समझ गए। मतलब इसका कहने का मतलब राइट आंसर ये मान लो, और इसका आपका देखो ऑप्शन ही नहीं ऐसा दिया है, लेकिन इसमें जब भी हम लोग निगेटिव फीडबैक लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजेस डिस्टोर्शन को क्या करेगा बाबू, डिस्टोर्शन को क्या करेगा, कम करने का ये काम करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव कर लेना, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज कर लेना। अब देखो ये टाइपिंग मिस्टेक, चाहे तो कुछ और भी इसमें हो सकता है, चाहे पेपर ही ऐसा आया होगा, समझ गए, पेपर ही ऐसा आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 27 नंबर की आपसे कह रहा है कि एक वाइट डॉट ग्रुप का ए वाइट ईच ग्रुप ऑफ, तो ए वाइट जो होता है बाबू 8 बीट का होता है, समझ गए ना, कितना बीट, तो 8 बीट का ये होता है, याद कर लेंगे, समझ गए ना। अगर जब भी आपसे पूछे कि एक वाइट बराबर, तो आप सीधे लिख लेना है कि 8 बीट का ये होता है। ओके नेक्स्ट सवाल देखो, ये सब आपको कंट्रोल सिस्टम वगैरह का ये सवाल है बाबू, ये पूछा गया है, अस्काडा वगैरह में भी ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि एक डेकेट काउंटर डॉट की आवश्यकता होती है, डेकेट काउंटर रिक्वायर्ड, तो इसमें क्या होता है 4 फ्लिप फ्लॉप होता है, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप होता है, सब कंट्रोल सिस्टम का है सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए 28 नंबर आपको क्या बोला है कि इसमें क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द बुलियन अलजेब्रा a प्लस b प्लस c कैन बी द सिंप्लीफाई, जब इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गया। ऐसा देखो मैक्सिमम ऐसा सवाल आएगा तो 1 ही आंसर होगा, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो गया, 1 हो गया बाबू। ओके नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो 30 में क्या बोल रहा है आपसे कि ये देखो मैथ का सवाल आ गया, ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द ए बी सी एंड गिवन द इतना, तो वेयर द एस इज, तो हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं बाबू 10वां में ही कि एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और बटा में क्या होता है 2, तो ऐसा ऑप्शन देखो डी नंबर मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर डी हो गया। ओके बाकी एरिया के देखो यहाँ पे एरिया का सवाल है, अगर एरिया का निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप लोग इसको 10वां क्लास में आप पढ़े होंगे, समझ गए ना, 10वां 9वां में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल, चलो 31-32 तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। और देखो ये वीडियो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। देखो क्या पूछा है कि एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इज द वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस, मतलब ये बोल रहा है कि वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका भी जान लो, ROM का, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं रेड ओनली मेमोरी। देखो कंप्यूटर का सवाल है मेमोरी। ओके फिर आपसे ये देखो 32 नंबर सवाल भी देख लो, ये क्या पूछा है आपसे 32 नंबर में, देखो क्या कह रहा है कि यदि 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर समानांतर में जोड़ा जाता है तो निम्न धारिता क्या होगा। देखो बहुत इजी सवाल है, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है, तो जब भी ऐसा सवाल समानांतर में बोले, देखो समानांतर में बोल रहा है कि 4 को कैपेसिटर को इस तरह से समानांतर में इसको कनेक्ट किया गया है, 1 2 3 और एक यहाँ पे मान लो कि 4, और सबका रेटिंग जो है ना बाबू, देखो इस तरह से कनेक्ट करके यहाँ निकाल लिया कि पैरेलल में, बताओ क्या हो जाएगा, सबका रेटिंग 10 माइक्रोफैराड है। देखो जब भी सेम रेटिंग का रहा है तो जितना है पैरेलल में उसे गुना कर दो, देखो तो 1 2 3 4 है बाबू, तो 4 इंटू क्या कर देंगे 10, तो आपका क्या हो जाएगा 40 माइक्रोफैराड आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। बाकी हम लोग 33 से हम लोग कल करेंगे बाबू, ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्लास, कल इसका हम लोग डिस्कशन कर देंगे आपको। और देखो इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम में कैसे जुड़ेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, समझ गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलूँ। ओके।